ब्रेक नहीं लोगे तो बदलना मुश्किल है। कहते हैं कि शुरुआत और अंत के बीच की जो साइकिल है वही एक इंसान की जीवन यात्रा होती है। और इस जीवन यात्रा में एक इंसान जो कुछ भी कर पाता है उस सब का मूल आधार होता है उसका माइंडसेट। माइंडसेट यानी कि किसी भी परिस्थिति को, किसी भी घटना को देखने का हमारा नजरिया, और फिर चाहे वो परिस्थिति या घटना कोई विशेष हो या फिर आपकी डेली लाइफ की। क्योंकि जिस नजरिए से आप किसी परिस्थिति या घटना को देखते हैं उसी नजरिए से आप ये निर्णय ले पाते हैं कि उस परिस्थिति या घटना के दौरान क्या करना है। और फिर कहते हैं कि एक सुखद और सफल जीवन की आधारशिला इस बात पर निर्भर करती है कि आपने उसके लिए निर्णय कैसे लिए हैं। और आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो ऐसे ही सुखद और सफल जीवन यात्रा के लिए जाने वाले निर्णयों के लिए सही माइंडसेट डेवलप करने में लोगों को मदद करती हैं। तो आइए जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी हमारी इस पेशकश रुद्रा टॉक्स के एक नए और शानदार एपिसोड में। और आइए अब स्वागत करते हैं हमारे इस एपिसोड की गेस्ट, माइंड आर्ट की फाउंडर मिसेस वंदना मोहत्रे का रुद्रा टॉक्स में। स्वागत मैम आपका। थैंक यू सो मच रौनक जी, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। आपकी जर्नी किस तरीके से रही, चाहे फिर वो लाइफ के टर्म्स में समझ लीजिए आप या कैरियर के टर्म्स में, वो अगर आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल। तो मैं नागपुर में बॉर्न हुई हूँ, 1984 नागपुर में बॉर्न हुई, बॉर्न एंड रेज्ड इन नागपुर। मेरा सारा एजुकेशन भी नागपुर में हुआ है। बॉर्न टू अ रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा प्रोफेसर थे कॉमर्स कॉलेज में एंड ही रिटायर्ड एज अ प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉलेज। और बचपन से ही वही देखा था, टीचर थे पापा और मम्मी ने भी बीएड किया हुआ था तो उनमें भी वो टीचिंग वाली एबिलिटीज थी। तो कहीं टीचर बनने का शौक था। जो भी सीखती थी शेयर करने की मुझे बहुत ख्वाहिश होती थी सबसे। तो एबीसी ही भले सीखी तो सिखानी होती थी। जो भी सीखने में इंटरेस्टेड होगा सिखाना है, फिर वर्ड्स बोलना सीख लिया वो भी सिखाना है। तो आई वांटेड टू बिकम टीचर। बट फिर एज आई ग्रेजुएटेड, आई मीन एज आई मूव टूवर्ड्स स्कूल में, स्कूल में टीचर्स का भी काफ़ी हाई इन्फ्लुएंस रहा मेरे लाइफ में। उन्होंने हमेशा कैलिबर को ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, प्रमोट किया। तो ऐसे ही करके कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली नो लीडरशिप डिस्प्ले करने के लिए, एक्सटेम्परी कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन, आप जो बोलिए हर कुछ चीज़ ट्राई की थी। ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज़ का मौका मिला, प्रेजेंटेशन, फैसिलिटेशन। बट सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी जिसने और डिटरमाइन किया मेरे लाइफ, मेरा फाउंडेशन सॉलिड किया, वो था स्पोर्ट्स। करीब 6th क्लास से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवली स्पोर्ट्स में इंगेज हो गई। तो क्रिकेट, मतलब मैं जूनियर, सब जूनियर, नेशनल्स, क्रिकेट नेशनल्स खेले थे। एथलेटिक्स में 400 मीटर्स और रिले रेस में मैं पार्टिसिपेट करती थी और जोनल अप टू नेशनल्स रिप्रेजेंट किया है स्कूल को। तो अराउंड 6th स्टैंडर्ड से मैं कहूँगी कि मैं टूर्स पे जाने लग गई थी। फ्रॉम दैट यंग एज, अबाउट आई वाज 11 और 12 ईयर्स ओल्ड, तब से टूर्स पे जाने लग गई। तो बहुत अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। अलग अलग बैकग्राउंड से सब आते थे, सबके चैलेंजेस समझ आते थे कि सबकी जिंदगी आपकी तरह नहीं है। मुझे एक स्टेबल मेरा फैमिली रही है, उन्होंने वैल्यूज भी ऐसे प्रोवाइड किया और सपोर्ट, अनकंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया थ्रू आउट। बट सबके जगह, सबके लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा था। तो अचानक दो फीलिंग्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मुझ में डेवलप होने लगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरी लाइफ कितनी अच्छी है एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट। और एम्पैथी भी डेवलप हुई क्योंकि लोगों की कहानी सुन सुन के मैं उनका पेन समझने की कोशिश करती, उनके ही कहानी से, क्योंकि खुद के पास बताने के लिए कुछ था नहीं। तो ऐसे ही लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप हुई क्योंकि सुनती ही थी, बहुत क्यूरियस भी थी जानने के लिए कि जो आप देख रहे हैं खुद की जिंदगी सिर्फ वो नहीं है, ये जो बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है तो बहुत अनोखा है। एंड सम ऑफ देम वर गोइंग थ्रू ट्रॉमेटिक इवेंट्स एट दैट यंग एज। तो कहीं इंस्पिरेशन भी मिलती थी कि इतने प्रॉब्लम्स के बाद अगर ये आज ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं तो जैसी हमारी ज़िंदगी है जिसमें हमें सब कुछ मिल रहा है उसके साथ हम क्या कुछ नहीं कर सकते। सो उसी स्टेज से वो फाउंडेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी वो डेवलप होने लग गया था।
और बाकी विद द अदर सपोर्ट, यू नो, नेचुरली एज अ स्टूडेंट मैं डेडिकेटेड थी, सिंसियर थी, जो भी टास्क उठाती थी उसमें अपना 100% अप्लाई करती थी। तो ये था कि जो भी चाहेंगे अचीव तो करेंगे लाइफ में, दैट ट्रस्ट आई हैड डेवलप्ड एट अ यंग एज। सो स्कूल में 10th के बाद पापा ने पूछा क्या करना है, रिजल्ट अच्छा आया, तो मैंने कहा कॉमर्स करूंगी, आपकी तरह टीचर बनूंगी, मतलब प्रोफेसर बनूंगी। तो उन्होंने कहा बट आपके नंबर अच्छे आए हैं, आप साइंस कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है, साइंस कर लेंगे। मतलब कहीं बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। और सिंसियरली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं क्रिकेटर ही बनना चाहती थी, मैं परसू करना चाहती थी प्रोफेशनल क्रिकेट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ श्री, यू नो, श्री अपना जावागल श्रीनाथ और कुंबले जी की, वो तो इंजीनियर भी बने थे फिर भी क्रिकेटर्स बने थे, तो आई डू द सेम। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, लेट्स सी इट, दोनों शुरू रखेंगे। बट 11th-12th आते आते पढ़ाई ऐसे हो गई कि क्रिकेट थोड़ा थोड़ा वो चला गया, यू नो, आई डिडंट टेक इट प्रोफेशनली। और मेरे पास फ्रैंकली कोई रोल मॉडल भी नहीं थे टू सी कि जब आप कोई स्पोर्ट्स फील्ड में वेंचर करते हो या अप्लाई करते हो तो क्या होगा। तो मैंने, यू नो, टिपिकल वो फॉलो किया, साइंस लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स लिया, उसके बाद कॉलेज गई तो मेरे कजिन की गाइडेंस से कंप्यूटर साइंस, उन्होंने कहा नहीं अभी कंप्यूटर्स का बूम है, यू नो, यू बेटर चेंज योर फील्ड टू कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस लिया। और ये था कि समझ आ गया था मुझे पहले ही कि मुझे टेक्नोलॉजी से प्यार नहीं है, बहुत अट्रैक्शन नहीं। आई वाज डूइंग वेल एज अ स्टूडेंट बिकॉज ऑफ सिंसियर एफर्ट्स, बट आई डिडंट रियली एंजॉय इट। मुझे इतनी क्यूरियोसिटी नहीं हो रही थी, ऐसा नहीं होता था कि मैं घर आके और मुझे पढ़ना है और प्रोग्रामिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। बट कैंपस में जॉब लग गई और ऐसे कैसे रिस्पॉन्स, मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ेंगे। और तब पहली बार HSBC नागपुर आई थी फॉर कैंपस इंटरव्यू, तो मल्टीनेशनल फर्म आई है, उसमें जॉब लग गया था। आई वाज रियली थैंकफुल कि यू नो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और इंडिपेंडेंस भी कहीं चाहती थी, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो आई टुक दैट। और आई न्यू कि आई वांटेड टू डू माय MBA। सब मेरे दोस्त चिढ़ाते थे मुझे कि तू मरने से पहले तो MBA पक्का करेगी, क्योंकि आई वाज सो पैशनेट कि कुछ पढ़ना है मुझे अब रिगार्डिंग मे बी ह्यूमन रिसोर्सेज, मोर अबाउट पीपल। आई न्यू अबाउट दैट कि कहीं पे मुझे वो इंटरेस्ट है। फिर जॉब, आई स्टेड इन, यू नो, एज अ IT प्रोफेशनल फॉर 10 years, 10 साल तक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल का जॉब किया। उसमें भी अपने आप को रीडिस्कवर करने की कोशिश की, जावा प्रोग्रामर की तरह ज्वाइन किया था। फिर सिस्टम्स एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, टीम लीड, उस तरफ मेरी डायरेक्शन रही करियर की। बट थ्रू आउट व्हाट आई रियलाइज्ड वाज मेरा मेरा strength was not in systems. मेरा strength was in understanding what my clients want, what customers want, what my team wants, what my management is expecting. तो हर चीज, वो सारी चीजें मेरे लिए प्ले कर रही थी और मेरे लिए वर्क कर रही थी। और थ्रू आउट मेरी क्वेस्ट रही है कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। मेरे पास वो जवाब नहीं था, बट जो मैं कर रही थी वो मैं सिंसियरली कर रही थी, उसके मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे। बट कॉन्स्टेंट नोइंग थी कि देयर इज समथिंग एल्स आई एम मेंट टू डू, और एक कॉन्स्टेंट क्वेश्चन था कि व्हाट इज इट फॉर मी, जहां मैं कंप्लीटली अपने आप को अप्लाई करूंगी और ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाऊंगी जो मैं अपने जॉब में नहीं कर पा रही हूँ। सो दैट वाज माय कांस्टेंट क्वेस्ट, जिसकी वजह से आज फिर मैंने जर्नी अपनी चेंज की। तो 10 साल के बाद, 10 साल में इंडिया में काम किया, पुणे में, बैंगलोर में, उसके बाद US की अपॉर्चुनिटी मिली, तो 6 साल हम US में थे, फिर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा टाइम काम किया। तो थ्रू आउट मैंने यही रियलाइज़ किया कि यू नो व्हाट आई रियली वांट इज़ टू डू विद पीपल। मैंने कहा मेरी स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर माय गिफ्ट्स दैट आई वांट टू गिव टू पीपल। तो वो था बीइंग प्रेजेंट फॉर देम, जस्ट बीइंग कंप्लीटली प्रेजेंट। जब आपसे कोई बात कर रहा है, आपके दिमाग में कुछ और नहीं चल रहा है, आप सिर्फ उनकी बात सुन रहे हो, एक्टिव लिसनिंग है और पॉजिटिव थिंकिंग है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन के साथ मैं क्या कर सकती हूँ, ये मुझे पता लग गया था और ये मेरी क्वेस्ट थी। तो मैंने, जब मेरा बेबी, अभी हमारा 4 साल का लड़का है, जब वो बॉर्न हुआ था US में, तब सबके अगेंस्ट जाकर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे करियर ब्रेक लेना है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, बट मैनेजमेंट, जो मेरे प्रोफेशनल मेंटर्स थे, सब ने कहा कि आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, क्योंकि US का वीज़ा मिलना इतना मुश्किल है, आप US में जॉब कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी है, आप कैसे छोड़ पाओगे वो चीज़। तो बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, समवेयर आई न्यू कि आई वांट टू डू दिस कॉन्शियसली, आई वांट टू टेक अ ब्रेक, क्योंकि ब्रेक नहीं लोगे तो बदलना मुश्किल है।
सो आई टुक दैट ब्रेक, और मुझे बच्चे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने मिला 2 साल का, मतलब आई वाज जस्ट विथ हिम। आई आई वांटेड टू मास्टर बिकमिंग अ हाउसवाइफ और अ होम मेकर, कि वो भी तो एक्सपीरियंस मिले, उसके थ्रू भी तो लर्निंग है। So for 2 years I was dedicated mom and a housewife and a homemaker, and I cannot tell you कि उससे मुझे कितने बेनिफिट मिले। उसकी वजह से मेरी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ अवेयरनेस वाली जर्नी ऑन अ डीपर लेवल स्टार्ट हुई। आई कुड लिव माइंडफुली बच्चे के साथ, मतलब आप तो प्रेजेंट ही हो, थ्रू आउट प्रेजेंट हो, टू बी अराउंड विथ हिम, एंड दैट आई थिंक वुड ब्रॉट मोर क्लैरिटी टू मी। फिर हम यूएस से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहे थे, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू परस्यू, बट बिना एजुकेशन के मैं नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने अपने आप को, जो एमबीए के लिए फंड मैंने अपने सेव करके रखे हुए थे, आई फाइनली फाउंड कि कोचिंग इज व्हाट कॉल्स फॉर मी, कोचिंग इज विच कॉल्स टू मी। तो मैं यहाँ पहुँचते ही कोचिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ की ऑस्ट्रेलेशिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, वो मैंने ज्वाइन की, और उनके साथ 3 ईयर का कोचिंग कोर्स आई एनरोल फॉर इंस्टेंटली। जैसे ही पता लगा दिस इज व्हाट इट इज, आई सेड यही तो है, यही तो ढूंढ रही थी मैं, मतलब यही तो करना चाहती हूँ मैं। So yeah, that happened in 2019, और तब से I'm just so thankful कि I'm on this journey and I've been able to serve hundreds of people so far, volunteering के through, one-on-one clients को engage करने के through, group sessions के through। तो पहले मैं सिर्फ ये फ्री प्रो बोनो ही कर रही थी, because I wanted to know आप जो सोचते हो वर्सेस जो आपका सही में जब आप वो काम करते हो, आपको असलियत तब पता लगती है जब आप करते हो। तो जब किया तो मैंने अपने आप को 1 साल दिया था कि देखेंगे पसंद आता है कि नहीं, बट जैसे ही पहले 2-6 महीने में ही मुझे पता लग गया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू फॉर एवर इन माय लाइफ, और मैंने कहा यस, आई एम डिवोटिंग माय लाइफ टू दिस करियर नाउ। और उसके बाद कोविड के दौरान मैंने अपना बिजनेस लॉन्च किया। फ्रैंकली बिजनेस के बारे में कुछ नहीं आता था, सर्विस ओरिएंटेड फैमिली से थे, हस्बैंड भी सर्विस कर रहे हैं, उनकी भी फैमिली में सारे सर्विस इंडस्ट्री से आते थे, तो बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, बट पता था कि ये करना है और अपनी तरह से करना है। तो बिजनेस लॉन्च किया, और भगवान की दया से कोविड के कई सारे, ऑफ कोर्स वी हैव बीन ऑब्जर्विंग कि क्या कुछ नहीं हो रहा है कोविड पैंडेमिक की वजह से, बट फायदे भी जो रहे वो ये रहे कि आई वेंट ग्लोबल। ऑनलाइन बिजनेस लॉन्च करने की वजह से यू आर टॉकिंग टू एवरीबडी इन द वर्ल्ड, तो आई गॉट टू सर्व क्लाइंट्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज and I got to reach out to more people. So I'm really, really thankful to everyone for that. So here I am, and so glad to be connected with you, Ronak ji. Thank you. So once again कि मतलब मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था कि आपकी जर्नी काफ़ी एक अच्छी जर्नी रही। इवन सबसे अच्छी बात जो मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि डेफिनेटली आपके पास रिसोर्सेज थे, सारी चीज़ें अवेलेबल थी, बट स्टिल आपने जो कम्युनिटी में देखा, जो सोसाइटी में देखा, जो लोगों की स्टोरीज को समझा, उससे आपने जो डेवलप किया अपने अंदर कि भाई जब लोग इतने बुरी परिस्थितियों में कुछ चीज़ें कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब बात आती है कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी वाज नॉट योर फूड, टेक्नोलॉजी आपके लिए नहीं थी, बट स्टिल यू हैव मैनेज्ड की इंजीनियरिंग आपने की कंप्लीट, एंड देन 10 साल के अराउंड आपने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में दिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपके साथ जब लोगों से कनेक्ट होते थे, रिक्वायरमेंट समझते थे, तब तो ठीक है कि आपने मैनेज कर लिया, पर जब आप एक्चुअल सिस्टम्स पे वर्क करते थे, एक्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करते थे, तो कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो, कहीं आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पर आपको क्विट करना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट होना एक पार्ट है, बट एक्चुअल टेक्नोलॉजी पर काम करना वो भी एक जरूरी चीज़ है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और आता था, सेल्फ डाउट थी मुझ में, तो थोड़ा आई गो अ लिटिल बिहाइंड। तो ये हुआ था कि मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, तो समवेयर पता नहीं क्या था दिमाग में कि कोर फील्ड्स में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स ही या मैकेनिकल या सिविल, कोर फील्ड्स में जाना है। तो मैंने इलेक्ट्रिकल मिला नहीं था मुझे जिस कॉलेज में चाहिए था, तो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिली थी, और फर्स्ट ईयर मैंने इलेक्ट्रिकल के थ्रू ही किया, बट फर्स्ट ईयर के कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो दे टीच यू जेनरिक बेसिक सब्जेक्ट्स। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तो अपॉर्चुनिटी थी चेंज करने की, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया था, मैं डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई थी। तो तब मेरे भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि आप फील्ड चेंज कर लो, इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कंप्यूटर साइंस में हैं। तो मुझे मौका मिला तो मैंने चेंज कर लिया, बट मैं 2 महीना लेट हो गई थी, कोर्स आगे बढ़ गया था। तो मैं ऑलरेडी जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी, तो मुझे कहीं ये फीलिंग आ गई थी कि मैं पीछे हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, और वो डर में मैं रह गई
कि मुझे कंप्यूटर समझ नहीं आते, मुझे प्रोग्रामिंग समझ नहीं आती, ये मैंने अपना माइंडसेट इन अ वे मैंने ही क्रिएट कर लिया कि आई डोंट अंडरस्टैंड इट। ये था, देखिए ये मैं समझ चुकी थी कि इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू पुट सिंसियर एफर्ट्स, इफ यू आर कमिटेड, आपको रिजल्ट तो आना है, यू विल फाइंड अ ब्रेक थ्रू। क्योंकि ये मैं अपने स्कूल के टाइम से सीख गई थी कि नो मैटर व्हाट यू ट्राई, इफ यू अप्लाई योरसेल्फ यू विल बी एबल टू पास, आई मीन यू विल बी एबल टू सेल थ्रू इट। तो वही मैंने किया कि नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे टाइम स्पेंड करना है, मुझे उसको समझने की कोशिश करनी है अपने खुद के तरीके, कभी रट के, कभी बहुत प्रैक्टिस करके, कभी अपने अपने तरीके से। आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट माई ओन वेज ऑफ हाउ आई एम डूइंग दिस, हाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो जब आपने तो इसके थ्रू कॉलेज ऐसे ही पास किया, उसी के जैसे थ्रू आउट अच्छे नंबर से पास किया, बट थ्रू माई ओन वेज। कितना समझ आया नहीं समझ आया, कई लोगों को मैं अपने साथ ऑब्जर्व करती थी, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी मैं कॉलेज में ही मिली थी, तो वो आंसर भले नहीं लिखते थे, उनके नंबर वैसे नहीं आएंगे, बट उनको समझ बहुत आता था, उन्हें इंटरेस्ट बहुत था, तो उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर थे। तो आई वॉज ऑलवेज ड्रॉन टू सच पीपल कि इनके कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर कैसे, इनको कैसे ऐसे बात समझ आ रही है जो मुझे नहीं समझ आ रही है। सो आई अंडरस्टूड कि सम पीपल हैव अ नेचुरल नैक, उनको एक नेचुरल उनका अलाइनमेंट है, उनको एक चीजें एक तरीके से समझ में आती है, और हर किसी को वो नहीं आती, एंड आई वाज ओके विद दैट फैक्ट। फिर जब ऑफिस आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कैसे मैंने मैनेज किया, तो यही था कि आई यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग। मैं जैसे प्रोग्राम्स थे उनको मैं डीबग करती थी, उनको देख देख के समझती थी फ्लो कैसा है, अपने फ्लो चार्ट्स बना के रखती थी, अपने पास रेफरेंस मटेरियल रखती थी कि यू नो इफ एवर दिस प्रॉब्लम ऑफर्स कम्स अप अगेन, मुझे क्या करना है। तो मैंने अपने ओन तरीके डिवाइस किए हुए थे, और आई वॉज नेवर शाय बिकॉज ऑफ माई ओन वेज। आई वुड ऑलवेज गो एंड आस्क, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे अगर समझा सको, या ये मैंने सोल्यूशन डिजाइन किया है, आपको क्या लगता है ये ठीक है, या इसके ऊपर कोई और सोल्यूशन आ सकता है। तो विच वॉज ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि ये यू नो शी फिगर्स आउट हर ओन वेज इफ शी इज नॉट एबल टू डू इट। और थैंकफुली अब तो, तब कॉलेज में ये पता नहीं था कि गूगल कर सकते होंगे, ऐसा लगता था कि सब खुद ही को डेवलप करना होगा, यू नो एक बंद से कमरे में आपको बिठा के बोल देंगे कि खुद ही करना है, बट ऐसा तो था नहीं। वी वर अलाउड टू यू नो चेक ऑन गूगल, फिगर आउट आवर ओन वेज। सो ऐसा सब करके आई डिड मैनेज टू, एंड आई वुड यू नो लेट एवरीवन नो कि अगर आपको सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप ढूंढ के रहेंगे, वो तो बात है कि इफ यू आर आफ्टर इट यू विल गेट इट। नाउ इफ यू लीव इट मिडवे तो नहीं होगा, तो वो कभी छोड़ा नहीं। आई न्यू कि आई विल फाइंड द सॉल्यूशन, बट ऑफ कोर्स स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा था, सेल्फ डाउट आ जाती थी कि मेरे को इतना टाइम क्यों, मुझे क्यों इतना टाइम लग रहा है, मुझे क्यों नहीं डायरेक्टली समझ आ रहा। सो देयर वर दोज फेजेस, बट ओवरऑल ऐसा होता था कि हार्ड वर्क करने के बाद रिजल्ट अच्छा मिल रहा था। सो आई केप्ट गेटिंग यू नो अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशंस ऑन टाइम, कभी वहां पे लड़ना नहीं पड़ा, झगड़ना नहीं पड़ा। सो आई थॉट कि मुझे लग रहा है मैं अच्छी नहीं हूँ, बट लोग मुझे बताते थे कि आप अच्छा कर रहे हो। दैट केप्ट मी गोइंग। ओके, सो कहीं ना कहीं लोगों का जो एप्रिसिएशन है, आप उसको उसने आपको मतलब काम करने के लिए आगे इंस्पायर किया, जिससे आप कंटिन्यू करती रही उस चीज को। बिल्कुल वैलिडेशन मिलता रहा, और एज आई सेड यू नो ये जो आपको कंटिन्यूस अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्लाइंट्स अप्रेजल्स मिलते हैं, या आपने भी जब कोई मुश्किल प्रोजेक्ट है और आपको फिगर, आपने बहुत मेहनत की और आपने उसको कंप्लीट किया, तो आपको भी जो वैलिडेशन मिलता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती, मैं और अच्छा करना चाह रही हूँ, बट मैं इतना भी अच्छा कर पा रही हूँ। सो नेचुरल एबिलिटी नहीं है, ये मैं समझ गई थी, फॉर इट आई हैव टू वर्क हार्डर। at the same time I knew I can do it, you know, with dedication and commitment I can do it, but I just have to work a little harder, ये था। सो दैट्स ग्रेट अगेन। बट अब पॉइंट आता है इसमें, दो चीजें हैं। एक तो बात है कि आपने कहा कि क्रिकेट आप फुल टाइम परस्यू करना चाहती थी, सो यू थॉट कि चलो इंजीनियरिंग के बाद भी हम क्रिकेट कर सकते हैं, लाइक जो अदर क्रिकेटर्स ने किया। सो हाँ। फिर आपने 11th-12th में एजुकेशन की वजह से ड्रॉप आउट हो गया, बट उसके बाद कभी ख्याल आया है, उसके बाद कभी प्रोफेशनल लाइफ में जाके या कॉर्पोरेट में जाके आपको लगा हो कि नहीं हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर से कुछ कर सकते हैं इस तरीके से इनिशिएट? अगेन अनदर वंडरफुल क्वेश्चन रौनक जी, आप बहुत अच्छे सवाल पूछ रहे हैं। सी आई वुड गिव दिस यू नो रिकमेंडेशन टू एवरीवन कि अगर आपको कोई चीज बहुत पसंद है दिल से, उससे कभी छोड़िए नहीं। तो
भले ही आप उसको प्रोफेशनली, जैसे मेरे केस में क्रिकेट था, मैंने उसको प्रोफेशनली नहीं परस्यू किया, बट मैंने उसे कभी छोड़ा नहीं। क्रिकेट मुझसे आज भी जुड़ा हुआ है। मैं खेलती रही। मैं 11th-12th में उस कॉलेज में तो नहीं था कुछ क्रिकेट के लिए फैसिलिटी, तो वहाँ उसके लिए नहीं खेला, बट इंजीनियरिंग से अपने कॉलेज के लिए खेलती थी। फिर एचएसबीसी में, एचएसबीसी के लिए हमारे इंटर स्पोर्ट्स होते थे, उसमें मैं क्रिकेट में पार्टिसिपेट करती थी। इनफैक्ट जब इन्फोसिस ज्वाइन किया तो हमने अपनी खुद की वुमेन्स क्रिकेट टीम फॉर्म की और हम कॉर्पोरेट वुमेन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगे, व्हिच वाज अ बिग थिंग बिकॉज इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ वुमेन ऑन द फील्ड। तो क्रिकेट नहीं छोड़ा मैंने कहीं, प्रोफेशनली नहीं परस्यू किया। एट द सेम टाइम आई न्यू कि स्पोर्ट्स से मुझे जो कनेक्शन मिलता है और मुझे जो इट कनेक्ट्स मी बेटर टू मी एंड इट कनेक्ट्स मी बेटर टू पीपल, क्योंकि जब आप फील्ड पे होते हो तो आपके दिमाग में और कोई चीज नहीं चल रही है, आप सिर्फ बॉल के बारे में, आपको कैच करना है तो आप सिर्फ बॉल को ही देख सकते हो। सो माइंडफुलनेस जो एक गेम में प्रैक्टिस होती है, दैट जस्ट कैन नॉट बी, सो वो मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह था। सो इनफैक्ट माई 2010 से 2013 एवरी डे आई वुड प्ले क्रिकेट, एवरी डे। काम भी करती थी, लेट तक काम एक्सटेंड कर लेती थी, बट क्रिकेट 1 घंटा जरूर खेलने जाती थी टू प्रैक्टिस ऑन द फील्ड विथ माई विथ माई टीम। सो आई डिडंट गिव अप। और इनफैक्ट अभी ऑस्ट्रेलिया इट्स वंडरफुल कि आपने इस समय पूछा, क्योंकि अभी की बात है, अभी जब मैंने रियलाइज किया कि अब हम कोविड कंडीशंस की वजह से हम फिर से इंडिया नहीं जा पा रहे और काफी लोगों में डिस्पेयर भी है और एंजाइटी, रेस्टलेसनेस बहुत बिल्डअप होते जा रही है। तो अभी मैंने एक मम्स ग्रुप में ऐसी क्वेश्चन डाला कि चलिए क्रिकेट खेलते हैं, कौन कौन खेलने आना चाहता है। यू वोंट बिलीव द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गॉट। और हम कल पहली बार सैटरडे को हम लोग, इसलिए मैं सैटरडे को सेशन नहीं कर पाई, क्योंकि हम कल पहली बार मिल रहे हैं फॉर अ वेरी कैजुअल फन गेम ऑफ क्रिकेट एंड जस्ट टू कनेक्ट विद अदर्स बेटर एंड टू कनेक्ट विद आवरसेल्व्स बेटर टू। एक मतलब ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगा कि आपका अगर एक पैशन है, आपका एक इंटरेस्ट है, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज, नॉट नेसेसरली कि प्रोफेशनली आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, बट अदर वेज बहुत सारे हैं जहां आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि आपने कहा कि आपने ब्रेक लिया जब आपका बेटा हुआ, तो उस टाइम आपने ब्रेक लिया, ऑल्दो कि प्रोफेशनली आपको रिकमेंडेशन थी कि नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड और लाइक दोस थिंग्स, बट एक जो नॉर्मल माइंडसेट होता है, चाहे आप इंडियन कम्युनिटी में देख लीजिए, एक नॉर्मल माइंडसेट होता है कि आप अगर एक वर्किंग वुमेन है, सो बीइंग अ हाउसवाइफ इट इज डेफिनेटली अ चैलेंजिंग टास्क। और कहीं ना कहीं वो एक जो माइंडसेट होता है कि अगर आप हाउसवाइफ हैं और वर्किंग प्रोफेशनल आप बनने जा रहे हैं, सो वो एक जो मैनेज करने वाली चीज होती है। सो आपको क्या लगता है बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ होम मेकर एक अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट टास्क है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो हाउसवाइफ होती हैं, कंप्लीट हाउसवाइफ या होम मेकर, उन्हें ये रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं उनकी इम्पोर्टेंस स्लाइटली लोअर है देन दी वर्किंग प्रोफेशनल्स। सो इसमें आपका व्यू पॉइंट क्या है? Anna, thank you for that amazing question again. मैं बहुत स्टडी करती थी, ऑब्जर्व तो करती ही थी लोगों को, तो हमेशा मुझे था कि कितना कुछ करती है मम्मी। अपनी मदर्स को, अपनी आंट्स को, अपने आसपास सबको देखती थी कि कितना कितना काम करती है, कैसे करती हैं, दे हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स। और कहीं आई ऑलवेज लव चैलेंजेस, तो था कि अगर मुझे करना होगा ये, तो मैं ये क्या बेहतर कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। दैट वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि कैसे होगा। और कहीं खुद को बोलती थी कि कर लूंगी, आई विल फिगर इट, आई विल एस इट, ऐसा खुद को बताती थी, बट मौका नहीं आया। और जॉब शुरू से, जैसे इंजीनियरिंग के बाद ही इमीडिएटली इन अ मंथ्स टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया था, तो कभी वो फ्री टाइम आया ही नहीं कि मैं सिर्फ घर पे हूँ। तो जब ये था, कहीं जो नोइंग थी कि बच्चा होगा तो ब्रेक लेना ही है, एंड समवेयर आई थॉट आई वांटेड फॉर मी, मुझे अपने लिए भी ब्रेक चाहिए। बट जब बच्चा आपके पास होता है तो इट्स नॉट अबाउट यू एवर, इट्स अबाउट इट्स अबाउट द किड एंड इट्स अबाउट योर फैमिली। तो हम जब यूएस में थे तो मेरी मम्मी भी थोड़ा टाइम थी और फिर मदर इन लॉ भी साथ में रही थी पहले 4 महीने 5 महीने। तो उनको बहुत अच्छे से मैंने ऑब्जर्व किया उस दौरान कि वो क्या करती हैं, कैसे करती हैं, और साथ साथ सीख भी लिया। जो सारी चीज़ें सीखनी थी पूछ के भी सीखी, और मतलब आई जस्ट लव दैट टाइम विथ हर, क्योंकि उस तरह से हमें बॉन्ड करने का भी मौका कभी मिला नहीं था साथ में घर में रहने से। फिर वो 5 महीने में निकल गई और उसके बाद एज आई सेड हम 2 साल के लिए आई डिडंट वर्क, तो 1.5 साल था व्हेन आई वाज जस्ट बाय माई सेल्फ। और
यूएस में थे तो बाकी कोई सपोर्ट नहीं था, घर का सारा काम आपको खुद करना है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय यू. So there is just no other help that you can get, and that along with managing your kid, रौनक जी, इससे बड़ा चैलेंज आज तक मैंने फेस नहीं किया था, सच पूछूं तो. एवरीथिंग एल्स वाज सो इजी फॉर मी देन डूइंग दिस. और मैंने तब पहली बार रियलाइज किया कि आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स. मैं चाहती हूँ चीजें मेरी तरह से चले, कि बच्चा मेरी बात सुने, हस्बैंड एक तरीके से यही खाना खाएं, जो मैं कर पा रही हूँ. आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स एंड प्रोबेबली आई वॉज डूइंग दैट ऑल थ्रू माई लाइफ, बट वो रियलाइजेशन नहीं थी. तो जब मैंने देखा, और मैंने आसपास अपने बहुत लड़कियों को ही ऑब्जर्व किया था. हम 3 बहनें हैं, तो हम तीनों लड़कियां. मेरी बड़ी बहन को भी बेटी हुई, वो भी लड़की. सो आई सीन गर्ल्स मोर, और मुझे हो गया था लड़का. तो आई हैड नॉट सीन एक लड़के की थिंकिंग कैसी होती है, उसकी काफी, हमारी पर्सनालिटीज काफी डिफरेंट थी. तो वो क्यूरियस था, वो हमेशा यहाँ वहाँ करते रहेगा, एक जगह नहीं बैठेगा. और मैंने अपनी मम्मी से यही सुना था कि आप एक ही जगह बैठे होते थे और हम अपना सारा काम मैनेज कर लेते थे. सो बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लग गई कि क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बात, कैसे करूं मैं सारी चीजें, घर भी मैनेज करना है, तुम्हें भी मैनेज करना है, खाना अलग अलग बनाना है अपना बच्चे का. सो that's when I realized that I have to let go. छोड़ दो, just give up on your need to control. और मैंने ये सीखा कि मुझे नहीं सिखाना बच्चे को, मुझे बच्चे से सीखना है. I want to enter his world. I don't want him to enter ours. I want to enter his world. और वहां से everything changed for me. मैं सारी चीजें पहले खत्म कर लेती थी और पूरा दिन सिर्फ बच्चे के साथ रहती थी, और उसी की I started living my childhood again. बच्चे की तरह चीजों को ऑब्जर्व करना, घंटों बाहर रहना, बस लेक को देखना, डक्स को देखना, काफी सारी चीजें जो मैं ऐसे अदरवाइज नहीं करती थी. और वो फ्रस्ट्रेशन था, जल्दी घर चलो, जल्दी चलो, ये करना है, वो सारी चीजें गायब हो गई. सो दैट वाज अ बिग चैलेंज अगेन, कि जो सारा पहले प्रॉब्लम आया, बिग चैलेंज टू लेट गो, बिगेस्ट चैलेंज टू लेट गो, एंड देन अ गिफ्ट that I got back. उसी की वजह से मैं कहूँगी the transformation that came into me was actually because of that. It's very important and it's not easy. I give so much credit to all our beautiful homemakers, whether they are females or males, whoever is managing it. It's a lot of responsibility. और अगर आप एक स्ट्रक्चर और एक अनकंडीशनल डिवोशन के साथ वो चीजें कर पा रहे हो, उससे ज्यादा अच्छी गिफ्ट आप दुनिया को दे नहीं सकते. अगर आप अपना घर अच्छा रख सकते हो, अगर आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली को अच्छे वैल्यूज दे सकते हो, उससे बड़ी लेगेसी आप क्या छोड़ के जाओगे. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल कि मुझे ये मौका मिला. एंड देयर वर नो रिग्रेट्स व्हाटसोएवर. वो प्रोफेशनल लाइफ में छोड़ चुकी थी, मैं पूरी तरह से इसमें, अब यहाँ थी तो पूरी इसमें इमर्स थी. देयर वाज नो कंपैरिजन कि ये बेटर है या वो बेटर है. जब वहां थी वो अच्छा था, अब यहाँ हूँ ये अच्छा है, यही था. और कोई जॉब में वापस जाने की जल्दी भी नहीं थी, बट आई न्यू इट व्हेन आई वाज रेडी. जब वियान थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लग गया, आई न्यू कि अब मेरा टाइम है, कि नाउ आई कैन स्टार्ट डिवोटिंग सम टाइम टू व्हाट आई वांट टू डू. राइट. तो क्योंकि एक्चुअली मेरा क्वेश्चन भी इसी वजह से था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ना अंदर से गिल्ट आ जाता है लोगों के अंदर, या एक रहता है कि नहीं भाई, मैं तो हाउसवाइफ हूँ या मैं होम मेकर हूँ और ये वर्किंग प्रोफेशनल है तो इनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है, या लाइक वाइज. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दैट इज नॉट द केस. हर किसी की इंपॉर्टेंस है और हर किसी की अपनी वैल्यू है कि वो कहाँ कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा है. इट हैपेंस, और ये माइंडसेट आ जाता है यहाँ पर, एंड इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ डायलॉग्स. हम अपने आप से कैसे बातें करते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ थ्रू दैट चैलेंज, की क्या यही करने के लिए एजुकेशन किया था, क्या मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, डर था कि क्या मुझे वापस जॉब मिलेगा, ये ब्रेक को कैसे परसीव किया जाएगा. ये सारे सवाल आ रहे थे, बट कहीं ये भी था कि ये टाइम फिर से नहीं मिलने वाला जिंदगी में. अपने मेरे बच्चे के साथ मुझे ये टाइम फिर से नहीं मिलेगा. ही विल नॉट बी 2 years old अगेन, 1 year old अगेन. तो वो व्हाट यू वैल्यू इज व्हाट यू क्रिएट. आप किस चीज को ज्यादा वैल्यू करते हैं, अगर आप अवेयर हो जाएं, एंड अगेन देयर आर नीड्स. अगर मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट कर पा रहे थे, मेरी फैमिली सपोर्ट कर पा रही थी, कल को ऐसी कोई सिचुएशन होती कि नहीं, कंट्रीब्यूशन दोनों का चाहिए है, तो देन ऑफ कोर्स थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. फिर आप वो डिसीजन नहीं लेते.
तो you need to become aware कि what is your environment, is it supporting you, and what are your values, आप क्या ज़्यादा value करते हो. If those two things are taken care of, तो कोई सवाल आपको आपके इंटरनल वर्ल्ड को टच नहीं कर पाएगा. राइट, बहुत सही कहा आपने कि अगर आपको अपने वैल्यूज़ के बारे में पता है और आपको पता है कि आपकी नीड्स क्या है, आपकी डिमांड्स क्या है, सो डेफिनिटली फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि अगेन ये तो एक जनरल पर्सपेक्टिव हमेशा बना रहेगा कि इफ आई आई हैव डन दिस, मैंने अगर ऐसा किया, जैसे आपने कहा कि अगर मैंने इतनी एजुकेशन की है सो क्या इसी के लिए की है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे सवाल बने रहते हैं जिनकी वजह से लोगों को गिल्ट फील हो जाता है। सो अब ना जस्ट एक और बात ऐड करना चाहूंगी, ये सोसाइटी ने भी हमें सिखाया है, हम जो देखते हैं वही हम समझते हैं. अब दैट्स व्हाट इफ वी सी कि पहले कम औरतें काम करती थी, जो करती थी उन्हें अलग नजरिए से देखा जाता था कि अरे वाह देखिए ये भी एक दे आर गोइंग आउट एंड दे आर वर्किंग इन द वर्ल्ड, इंस्पिरेशन होती थी सबके लिए. सो समवेयर व्हाट यू हैव सीन यू वुड वांट टू जॉइन एंड बिकम दैट. इनफैक्ट ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है आज की जनरेशन के लिए. कई सारी फीमेल्स हाउसवाइफ बनना चाहती हैं, बट they don't openly say it or admit it because they feel कि everyone wants to be working and contributing. So कहीं एक conflict आ जाता है खुद ही के अंदर. करना चाहते हैं ये, रहना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट दुनिया आज इस डायरेक्शन में चली है कि नहीं हमें यही करना होगा. सो देन इंटरनल वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट, फिर आपका रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस सारा कुछ बिल्डअप होने लगता है. और that is why we see the kind of problems we see today. राइट, वेरी ट्रू। तो अब बात आती है कि आपने वहाँ जो अपने हाउसवाइफ वाला अपना एक्सपीरियंस रहा, वहाँ से भी काफ़ी कुछ रियलाइज़ किया और इस बिज़नेस के लिए पर्टिकुलर या इस टास्क के लिए, इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो आप आज कर रही हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप इसके बारे में बताएँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया और कैसे इसके लिए एक जस्ट माइंड आर्ट नाम ही आपको दिमाग में आया? थैंक यू. तो शुरुआत ऐसी रही कि मुझे कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में कोई खबर नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी कि ऐसी कोई इंडस्ट्री भी है. जिनको हम देखते थे, जो फेमस नाम थे, टोनी रॉबिन्स, रॉबिन शर्मा वगैरह, सब लगता था कि दे हैव अराइव्ड, दे हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स, दे आर मास्टर्स ऑफ व्हाट दे डू एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू टीच पीपल. कभी ये नहीं पता था कि यू कैन ट्रेन टू बिकम अ कोच. ये इंडस्ट्री के बारे में कोई पता नहीं था. तो शुरुआत ऐसी हुई, इंटरेस्टिंग शुरुआत है, कि मैं वियान को लेके लाइब्रेरी जाती थी. 6 महीने का था वो, तब से हम बहुत फ्रीक्वेंट हमारी लाइब्रेरी विजिट्स होती थी और बुक्स में बहुत इंटरेस्ट था बच्चे को. और आई वाज जस्ट सो अमेज्ड कि यूएस का लाइब्रेरी सिस्टम कितना अच्छा है. फ्री में इतनी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, इतनी अच्छी जगह बना रखी जहां आप आना चाहो, पढ़ना चाहो. और मैंने ये नोटिस किया कि जो 6 महीने में जो वो बुक्स देखता था, वो 1.5 साल बाद भी वो उसको रेफर करता था. सो इट स्टेज विथ यू, व्हाट यू हैव लर्न्ड, व्हाट यू हैव सीन, वो आपके साथ रहता है और आप यू कैन नॉट डिसरिगार्ड जो नॉलेज आपको बुक से मिलती है. जो दुनिया आप खुद नहीं देख सकते वो आपको बुक दिखा रही है. सो वहाँ से शुरुआत हुई कि मैं सोचने लगी कि हमारे देश में क्यों नहीं है, क्यों लाइब्रेरीज एक्सेसिबल नहीं है, क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है. अगर मैं वापस जब भी जॉब पे जाना चाहूँ, आई वुड वांट टू स्टार्ट अ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, कि इंडिया में भी ऐसी लाइब्रेरीज होनी चाहिए, क्योंकि लोग डोनेशंस के लिए तैयार है, लोग देने के लिए तैयार है, बट मीडियम्स नहीं है, कहाँ बनाए, क्या करें. और काश कि हमारे गांव-गांव में अगर उनको ये सारी बुक्स मिल सके इन देयर ओन लैंग्वेज, जो भी उनको समझ आए, उनके समझ के हिसाब से उनको अगर बुक्स मिल सके, तो उनको कितनी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाएगी उनके लिए. दैट सो मच इज आउटसाइड देयर, आई वुड वांट टू सी. ये अगर उन्हें पता ही नहीं तो वो दे विल नॉट परस्यू. अगर उन्हें पता लग जाए थ्रू बुक्स, एंड वैल्यू बिल्डिंग भी होती है बुक के थ्रू, आप कितने सारे मॉरल्स बुक के थ्रू सीखते हो, तो अगर उनका फाउंडेशन अच्छा बन जाए तो कितना अच्छा होगा. सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट हाउ टू डू दैट. क्या किसी ने ये प्रोजेक्ट किया है, क्या लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पहले इम्प्लीमेंट हुआ है. तो मुझे पता लगा बीजिंग में, चाइना में ये इम्प्लीमेंट हुआ है, किसी का ऑर्गेनाइजेशन ने किया है. फिर मैं पढ़ने लगी उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, फिर पढ़ने लगी टीम में कौन कौन है. That's when I realized कि there are educators, there are coaches, there are all XYZ things, right? So that's when I got to know that there is a stream, and there are coaches involved. फिर coaching क्या होती है, coaching, then I started researching about coaching. और उसी दौरान हम जब यूएस से ऑस्ट्रेलिया मूव हो रहे थे, तो वी वर गिविंग अवे आवर थिंग्स. तो कोई एक लेडी हमसे गिटार खरीदने आई थी, मेरे हस्बैंड गिटार प्ले करते हैं,
सो वी कुडंट टेक द गिटार, तो वो गिटार परचेस करने आई थी अपने बेटे के लिए। तो यू नो देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट हर। आई जस्ट गॉट लाइक सो कनेक्टेड टू हर इंस्टेंटली। वो जैसे सुन रही थी, जैसे बात कर रही थी, एंड जैसे वो मेरे लिए एक्साइटेड थी, हमारे लिए एक्साइटेड थी कि हम नई जगह जा रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो वी कनेक्टेड इंस्टेंटली ऑन फेसबुक, और उनकी प्रोफाइल के थ्रू मुझे पता लगा कि शी इज अ लाइफ कोच और शी इज ट्रेनिंग, शी इज डन अ लाइफ कोच ट्रेनिंग। तो देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट, देन आई गॉट एक्सपोज्ड कि ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं, और ऐसे यू कैन एनरोल इनटू एन इंस्टीट्यूशन एंड लर्न अबाउट दिस। तो बट हम यूएस से मूव हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ तो नहीं कर सकती। तो जैसे यहाँ हम मार्च एंड में पहुँचे, और मैंने थोड़ा इनिशियली आते ही सर्च करना, सेटल होके उसके बाद सर्च करना स्टार्ट किया। तो जो इंस्टीट्यूट, द कोचिंग इंस्टीट्यूट थी, उसमें मैंने जून में एनरोल कर लिया, मई में एनरोल कर लिया था। तो तब से व्हेन आई रेड अबाउट इट, तो उसमें इट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, पॉजिटिव साइकोलॉजी, एनएलपी, जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, आपकी सबकॉन्शियस को पढ़ने के लिए। देन इट ऑल्सो टॉट अस अबाउट नॉट जस्ट अबाउट कोचिंग एज अ स्किल, क्योंकि स्किल है, यू नो देयर आर मॉडल्स यू कैन यूज। एक क्वेश्चनिंग का तरीका आपको समझना है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स आपको समझनी है, कम्युनिकेशन, दैट वाज वन पार्ट। एंड देन द सेकंड पार्ट इज अबाउट बिजनेस, बिकॉज आप स्किल्स तो गेन कर लोगे, आप लोगों तक कैसे पहुंचोगे। सो लर्निंग अबाउट बिजनेस, हाउ टू सेट अप अ बिजनेस, मार्केटिंग, सेल्स, you know, all of these things together is what that course was about. And that's when I realized कि you know, जिंदगी भर यही तो ढूंढ रही थी, मतलब this is exactly what I want to do, and this will allow me, what I wanted to do was to be with people, to really connect with people. This will allow me to be with them and connect with them on a deeper level. And when it comes to other projects that I wanted to do, जो मेरी पूरी लिस्ट बन चुकी थी, शुरू तो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट से हुआ था, but there is the entire list that I wanted to do, वो सारी चीजें इस मीडियम से अचीव हो सकती थी। That's how I entered it. So exactly, और कहीं ना कहीं मैं आपकी जर्नी से ऑब्जर्व भी कर रहा था कि रियलाइज आपको भले ही देर में हुआ, बट दैट इज द होल जर्नी कि आपने कहीं ना कहीं वो लोगों से एक्टिव लिसनिंग और कम्युनिकेशन के थ्रू आपने सीखा है और समझा है चीज़ों को। सो जी रौनक जी, ये भी मैं, ये आपने जो बात कही, ये मैं सबसे कहना चाहूंगी कि इट्स नेवर टू लेट, एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, that has happened and is happening is preparing you. तो कोई रिग्रेट्स नहीं है। अच्छा, पहले हो जाता तो चीजें अलग होती, मैं पहले ही इस फील्ड में चले जाती, तो होता क्या है, हम जब अपने दिमाग में सोचते हैं, हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे अगर मैं क्रिकेट खेलती तो मैं इंटरनेशनल प्लेयर ही बन जाती, ऐसे ही सोचूंगी मैं, बट जरूरी अलग चैलेंजेस आते। बट जो भी चीजें हुई, जो जो आपकी जर्नी रही, इट गॉट यू वेयर यू आर, what you want to do, आप इसी समय you can decide and start doing it. It's never too late. Right. So no regrets. एक्चुअली, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं अभी सोच रहा था, एक्चुअली हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमेशा सोचते हैं ना कि ये उस समय कर लिया होता तो ये हो जाता। सो दैट इज कि बस हम वो पास्ट में बैठे रहते हैं एंड नेवर एवर इट हैपेंस। क्योंकि साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली हम सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ी चीज थी जो हमने खो दी, और हम उस पेन में रहना चाहते हैं कि हमने तो खो दी, ओह टाइम तो निकल गया। Right. और अब अगर हमें कुछ करना है तो हमें बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो वो डर भी है कि अब मैं इसे कमिट नहीं कर सकता या कर सकती। सो इट्स बेटर टू होल्ड ऑन टू पेन देन टू कमिट टू अ चेंज। सो वी रादर स्टिक देयर, यू नो, चला गया, अब क्या कर लेंगे, और क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल, और वही चीज हम बिल्ड करते भी जा रहे हैं, अभी भी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आज से 4 साल बाद फिर हमें लगेगा कि 4 साल पहले भी स्टार्ट कर लिए होते, so then we could have done better. Yes. Okay, so अब जो आपका माइंड आर्ट का नाम है, that is जी, I want to know कि आपको कैसे लगा कि this should be the mind art? Absolutely. बहुत मैंने उस पे बहुत थॉट दिया था। I knew कि it had to be about mindset, क्योंकि अपने पूरे लाइफ में मैंने यही ऑब्जर्व किया था कि जितने चैलेंजेस आए, ऐसा नहीं कि चैलेंजेस नहीं आए, ऑफ कोर्स ट्रॉमेटिक इवेंट्स नहीं हुए थे बाय देन, बट चैलेंजिंग सिचुएशंस तो आती रही। जितने भी चैलेंजेस आए थे, सब में व्हाट हेल्प मी वाज हाउ आई थॉट अबाउट देम। और जो सक्सेस था वर्सेस जो फेलियर, मैं फेलियर नहीं बोलती, फीडबैक जो था, कई बार यू नो, जैसे आपको आउटकम चाहिए वैसा आउटकम नहीं आ रहा है, आप सेल्फ डाउट में हो, तो जो आप अपने बारे में सोचते हो वही रियलिटी आप क्रिएट कर रहे थे। तो मेरी जब
यूजुअली मुझे कोई बुखार नहीं आएगा, मेरी हेल्थ कभी खराब नहीं होगी, बट जब भी डिटोरिएट हुई है और मैंने उसके बारे में सोचा, इट्स ऑल अबाउट हाउ आई वाज थिंकिंग अबाउट मी। उस समय मैं खुद, अपनी मनस्थिति मेरी खुद की अच्छी नहीं थी, तो आई अट्रैक्टेड दैट। सो आई रियलाइज दैट इट हैड टू डू विथ माइंडसेट। Everything in life, whatever you face, it depends, how you show up is how the world will show up for you. So it had to do with mindset. So I knew कि जब coaching as coach मुझे अपने आप को present करना है, तो I realized कि mindset coaching is the term for me. Life coaching नहीं है, business coach में नहीं हूँ, career coach सिर्फ मैं नहीं हूँ, relationship coach में सिर्फ नहीं हूँ. It is to do with mindset for me. Everything, all of this is encompassed into mindset. So a mindset coach, that's what I wanted to go with. अब उसके accordingly नाम, तो जब नाम सोचने लगी तो आई न्यू कि माइंडसेट से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरा, टैगलाइन मेरी दिमाग में पहले ही आ चुकी थी कि लेट्स क्रिएट ब्यूटीफुल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट पॉसिबिलिटीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड कोचिंग इज अबाउट हेल्पिंग माय क्लाइंट्स टेल कि दिस इज पॉसिबल फॉर यू, whatever you are seeing, whatever you know you can do, it is possible, just get started, and I'll help you get started on that. तो let's create possibilities भी आ गया था। तो अब क्या जोड़ना था उसके साथ, तो फर्दर कई सारे अलग अलग सारे नाम आए, कहीं ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इनके साथ कई सारे कॉम्बिनेशंस मैंने ट्राई किए, बट एंड में व्हाट आई रियलाइज द मोस्ट वाज कि it's an art. It is an art, and like everything else, what we are trying to do is art. मेरे हिसाब से art is to make things simple, learning ways of making things simple, how to look at a difficult concept and beautifully, simply explain it is art as per me. So that's when I realized कि even building a positive mindset or building a growth mindset, a mindset that helps you, it is an art that you can practice. So that's how the name came together. It had to be mind art, and the tagline stated that let's create beautiful possibilities. Right, so wonderful again, और बहुत अच्छा लगा आपसे हमें बात करके और समझ के किस तरीके से आपने अपनी जर्नी के थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, और आज आप लोगों की हेल्प कर रही हैं उन्हें समझने में। सो थैंक यू सो मच कि आप इस शो पर आई और आपने वैल्यू ऐड की। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू अगेन रौनक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके ऑडियंस से जुड़ के, और सबसे यही कहना चाहूँगी कि गो फॉर योर ड्रीम्स, डोंट होल्ड बैक, इट्स नेवर टू लेट। आज आपके पास मौका है, आज आप यहाँ हैं, आप हमारी बातें सुन पा रहे हैं, यू आर ब्रीदिंग, यू आर स्माइलिंग, you don't need anything more than that. Just get started on whatever you want to create for yourself. And thank you once again, and thank you, Ron.